कि 12th में उतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना आपको क्लास 11th में मिलता है। लास्ट में हम लोग वन शॉट की तरफ भागते हैं। हम ये देखते हैं कि एक 6-7 घंटे का सेशन हमें पूरा चैप्टर सिखा देगा। वन शॉट सीखने के लिए कभी नहीं होते, हालांकि आजकल वो वाला टाइम हट चुका है कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिससे आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाए एक ही चैप्टर में से। ये नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि उस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा आगे पीछे। तो आप क्या पोर्शन छोड़ सकते हो? जैसे अगर हम लोग बात करें बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, मुझे तो पहचान तो रहे हो ना मुझे बिना चश्मे के? ठीक है। तो यार चश्मा मैं भूल गया आज। वो चश्मा एक्चुअली मैं जयपुरी भूल गया, तो काफी दूर रह गया वो। और चश्मे की मुझे खास जरूरत नहीं है, वैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ बिना चश्मे मुझे दिखता है, तो ऐसे नहीं होगा कि तुम्हारा एक आंख यहाँ दिखेगा दूसरा वहां दिखेगा, बिल्कुल मुझे क्लियर दिखता है। स्टूडियो में क्या होता है ना, अपने लाइटिंग इतनी ज्यादा होती है कि आंखों पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस वजह से मैं चश्मा लगाता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बच्चों के सामने से निकल जाता हूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ, मैं एक सेंटर पे गया था, वहां पे मेरे से आगे बच्चा बोलता है, सर वो ड्यूटी से आए हुए थे, आपने देखा क्या? अरे मैंने कहा मैं ही हूँ वो। और सर लेकिन आपने चश्मा नहीं लगा रखा। अरे मैंने कहा इतना बड़ा इंसान तुझे दिख रहा है, चश्मे से तू जज कर रहा है? बोले सर वो सिर्फ इतना सा ही दिखता है ना फोटो में। मैंने कहा ये भी सही है। तो कैसे हो यार सब लोग? बढ़िया हो? अपने मैक्सिमम लोग कौन से बोर्ड से हैं यहाँ? राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से होंगे ना? ठीक है। फिर तो सीबीएसई बोर्ड में मतलब ऐसा मान लो कि फैब में आपके एग्जाम होंगे, फाइनल्स मार्च में, फैब लास्ट मार्च स्टार्टिंग, मतलब ऐसा होता है ना। और अभी मतलब नवंबर बहुत जल्दी जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। केमिस्ट्री की अगर बात करो तो इस समय आप लोगों का शायद सिलेबस ऑर्गेनिक चल रहा होगा, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। पी ब्लॉक के बाद ऑर्गेनिक। तो ऐसे मानो कि 70% सिलेबस खत्म हो चुका है सब में, अगर हम लोग देखें तो, है ना। और अब बच्चे को लगता है कि सर अगर मुझे रिवीजन करना हो या फिर जब मैं क्लास 12th में जाऊंगा तो ये सब कुछ तो वापस नहीं पढ़ पाऊंगा ना। 11th क्लास का सारा सब कुछ तो नहीं पढ़ पाऊंगा वापस, क्योंकि 12th में आप सोचो कि आपका जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो अप्रैल से, मान लूं मैं, अपने जो बैचेस होते हैं अप्रैल से स्टार्ट हो गए, और जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। यस, उससे पहले आपके स्कूल एग्जाम्स में प्री बोर्ड होते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे झमेले होते हैं जब आप क्लास 12th में। और जो 12th के बच्चे हैं वो ये इस बात से मेरे हिसाब से इत्तेफाक भी रखते होंगे कि 12th में उतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना आपको क्लास 11th में मिलता है, क्योंकि एक तो वो जो टाइम है वो काफी कम है, और दूसरी चीज बहुत सारी चीजें उसमें करने को। 12th में एक एडिशनल प्रेशर ये आ जाता है कि यार बोर्ड में भी अच्छा करना है, एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है कि लास्ट में ऐसा ना हो कि मैं 75 से नीचे रह जाऊं, जेई का एग्जाम ना दे पाऊं। और जनरली ऐसा होता है कि पढ़ने में जो ठीक बालक होता है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना परसेंट, है ना, वो लेके आएगा। तो एक वो एडिशनल प्रेशर होता है कि उसको बोर्ड्स में भी अच्छा करना है और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी देने, साथ साथ उसको अपना जो ये जेई का प्रिपरेशन उसको भी अच्छे से करना है। और क्योंकि क्लास 11th जो होती है उसमें तो आधी क्लास में तो हमारे पैर ही हवा में होते हैं 11th क्लास में, है ना, आसमान में रहते हैं। 10th से 11th में आते हैं ना, तुम्हें से भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे 10th क्लास में, 90-95% वाले भी, और उससे ज्यादा भी लोग रहे होंगे। नहीं है 90 वाले होंगे, 60 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 10th क्लास में तो यार हमारा बहुत सब कुछ अच्छा रहता है ना, क्योंकि सिलेबस के नाम पे 3-4 चैप्टर होते हैं, केमिस्ट्री में देख लो, फिजिक्स में देख लो, बायो, आसान रहता है ना। और हमें लगता है कि जो 10th क्लास था वही सब कुछ 11th क्लास रहेगा। तो कहावत सुनी कि सावन के गधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है ना? नहीं सुनी? सुना तो दी। ये भी बूढ़ा आदमी है मुझे लग रहा है, नहीं समझ आया होगा, कोई ना घर जाके समझना। तो एक्चुअली हमें लगता है कि जो 10th क्लास था ना वही लगभग 11th क्लास रहा होगा। और 11th क्लास में शुरू में हमें लगता है कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, हो जाएगा। हम उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमसे मांगता है ना जो चीज, वो हम लोग उस तरीके से नहीं करते, और इस वजह से हमारे बहुत सारे चैप्टर्स अधूरे रह जाते हैं।
या फिर चैप्टर की बजाय उनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। फिर लास्ट में आते आते बच्चा ये कहता है कि सर हमें तो वो टॉपिक्स बता दो जो करने मस्ट हो, कि ये तो करना ही है और इसको अगर मैं छोड़ दूं तो सर उससे भी मेरा काम चल जाएगा, है ना। लास्ट में आके सिचुएशन ये आ जाती है ना, लास्ट में हम लोग वन शॉट की तरफ भागते हैं। हम ये देखते हैं कि एक 6-7 घंटे का सेशन हमें पूरा चैप्टर सिखा देगा। वन शॉट सीखने के लिए कभी नहीं होते हालांकि, बट फिर भी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं होता उस समय, डूबते को तिनके का सारा, कि कहीं से कुछ भी हो जाए, क्या पता कोई चीज समझ में आ जाए, तो वन शॉट्स की तरफ भागते हैं। लेकिन जो क्लास 11th के बच्चे हैं, 12th वालों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ऑब्वियस है, लेकिन जो 11th क्लास का बच्चा है उसके पास अभी खूब सारा टाइम है। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें बच्चे 11th क्लास में अच्छे नहीं थे लेकिन उन्होंने खूब मेहनत करी, 12th क्लास अच्छे से किया। साथ साथ 11th के जो लास्ट वाला टाइम था जिसमें एक ट्रांजिशन टाइम होता है, कि जब स्कूल के एग्जाम 11th के रहते हैं, इधर भी आपका सिलेबस लगभग कवर हो चुका होता है, स्कूल का एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं, स्कूल में कुछ टाइम बाद छुट्टी हो जाती है, तो एक ऐसा 2-3 महीने का गैप आता है जिसमें उसके पास क्लासेस करने को सबसे कम रहती है। ये आप लोगों के लिए वो बेस्ट टाइम है जिसमें आप अपने क्लास 11th का बैकलॉग खत्म कर सकते हो और जब आप 12th क्लास में जाओ तो थोड़ा अपना बर्डन कम कर सकते हो। यस, 12th क्लास में आपको बताऊं कंपैरेटिवली आपको बहुत आसान लगेगा 11th क्लास के कंपैरिजन में। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स जैसा कोई चैप्टर 12th क्लास में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम जैसा कोई चैप्टर 12th क्लास में नहीं होगा, मोल कॉन्सेप्ट जैसा कोई चैप्टर 12th क्लास में नहीं होगा, आपको बहुत आसान लगेगा। यस, केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर आपको 12th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शायद सॉल्ट एनालिसिस में कह सकता हूं, बाकी इसके अलावा नहीं मिलेगा, और यही चीज बाकी उनमें भी होगी। तो अगर आप लोग 11th को अच्छा कर लो ना, और अच्छे की बजाय ऐसा जैसे मैं 12th क्लास में मेरा नुकसान ना हो, अगर उस लेवल का भी कर लो और 12th क्लास में आप सीरियस हो जाओ तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो 12th क्लास में भी। तो मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मस्ट हैं, और इसमें से ये वाला जो टॉपिक है आप अगर उसको टाइम ना है तो एक बार ना भी देखो तो आपका काम चलेगा। लेकिन अब मैं चैप्टर का नाम नहीं बोलूंगा यहां कि ये वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो। रीजन बीइंग कि जेईई मेंस के पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं 25, और आप लोग देखोगे कि जेईई मेंस में बहुत सारे चैप्टर्स आपके हट भी गए हैं केमिस्ट्री में ना। अब लगभग इतना ही चैप्टर बचा है कि हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आप देखो आजकल वो वाला टाइम हट चुका है कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिससे आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएं एक ही चैप्टर में से। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो भले, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मोल कॉन्सेप्ट आपको 5 क्वेश्चन दे देगा यार, केमिकल बॉन्डिंग 5 क्वेश्चन दे देगा। एक टाइम था जब केमिकल बॉन्डिंग 4-5 क्वेश्चन देता था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में 4-5 क्वेश्चन उससे आते थे, और बच्चा 70% सिलेबस कवर करके जाता था और वो 100% मार्क्स ले आता था लगभग। लेकिन वो अब टाइम नहीं बचा है, इस वजह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि उस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा आगे पीछे। यस, तो आप क्या पोर्शन छोड़ सकते हो, जैसे अगर हम लोग बात करें आपका एक चैप्टर आता है रेडॉक्स रिएक्शंस। पढ़ा होगा ना यार, नाम सुना है। रेडॉक्स रिएक्शन वो चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है टाइट्रेशंस। आता है। टाइट्रेशन में भी आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी टॉपिक पढ़ते हो बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन। अब ये बोलना कि इनसे क्वेश्चन नहीं आते ये तो गलत होगा, कंपैरेटिवली कम आते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा कि मुझे ये वाला टॉपिक करने को टाइम नहीं है, तो आप कंपैरेटिवली वो वाला जो पोर्शन है उसको एक बार के लिए छोड़ सकते हो। कभी अगर आपको टाइम मिले कभी रिवीजन करने का, आप उस टॉपिक पे और ध्यान दे सकते हो। यस, उसी में एक टॉपिक आता है आपका एन फैक्टर कैलकुलेशन। एन फैक्टर कैलकुलेशन में अलग अलग टाइप्स पढ़ते हो आप लोग। जो सबसे कॉमन टाइप्स होती है एन फैक्टर कैलकुलेशन में, सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होता है, वो सबसे कॉमन टाइप है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक में से। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होता है। ये दो टाइप अगर आप लोग कर लो, बाकी के आपको टाइप्स वगैरह देखने की जरूरत कम है, कंपैरेटिवली नहीं करने की जरूरत है। यस,
आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो। अब हालांकि पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है ना? सिलेबस तो पता है ना? तो हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हो फिर? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही पोर्शन बचा जो लगभग आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर लेते हो, है ना? तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो एक चैप्टर अच्छा करने से आपको बहुत सारे चैप्टर में बेनिफिट देता है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अपना अच्छा करना चाहते हो, मैं हमेशा यही कहता हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग पे कमांड कर लो, आपका पी ब्लॉक आसान हो जाएगा, आपके लिए एस ब्लॉक आसान हो जाएगा, आपके लिए 12th क्लास में आप लोग जाओगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे वो आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हो, जैसे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग इज लाइक ऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स, क्योंकि जब तक आपको बॉन्डिंग का आइडिया नहीं होता, जब तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया नहीं होता, आप ऑर्गेनिक में तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, है ना? तो ये वो चैप्टर है जो सिर्फ आप ही मत पढ़ो कि आप सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि केमिकल बॉन्डिंग के साथ आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ बहुत सारी चीज पढ़ रहे हो। एक टॉपिक आता है आपका सॉल्ट एनालिसिस, 12th क्लास में आएगा ये, 12th क्लास के बच्चों के लिए। और सॉल्ट एनालिसिस जिसको आप लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट बोलते हो, स्कूल में कितने बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल भी जाते हैं? गलत ही क्वेश्चन पूछ लिया मतलब। तो स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं जहां आप लैब में जाते हो, आपको एक सॉल्ट दिया जाता है और आपको सॉल्ट को एनालाइज करना होता है कि इसमें कैटायन कौन सा और एनायन कौन सा है। लैब में आप लोग टाइट्रेशन करते हो शायद, जाते ही नहीं हो तो करोगे कहां से? तो सॉल्ट एनालिसिस जो है ना, देखो वो चैप्टर अगर आप लोग पूरा पढ़ते हो एडवांस के लिए तो बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है जब आप लोग सिर्फ मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि उसको आप, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि उसको आप टुकड़ों में पढ़ो उस चैप्टर को। जब आप मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो आपको एनसीईआरटी का लैब मैनुअल है ना, उसमें जो जो सॉल्ट्स दे रखे हो, जो जो कैटायंस और एनायंस दे रखे हो, उन पे फोकस ज्यादा करो। क्योंकि मेंस में 90% क्वेश्चंस वो हैं जो उससे पूछे गए हैं, जो आपका लैब मैनुअल है उससे पूछे गए। तो वो चैप्टर जो इतना बड़ा चैप्टर है, जब आप उसको तोड़ के छोटा कर दोगे ना, तो यूं मानिए कि वो आधे से भी कम टाइम में कवर हो जाएगा अगर आप स्ट्रेटेजिकली उसको अच्छे से पढ़ो। आप वो वाले कैटायंस वाले एनायंस देखो जो सिर्फ मेंस के सिलेबस में। और सिलेबस का बहुत अच्छे से आइडिया होना जरूरी है सॉल्ट एनालिसिस में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कैटायंस ऐसे हैं जो मेंस के सिलेबस में एडवांस में नहीं, एडवांस में मेंस में नहीं है। तो हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं, क्लास में टीचर ने करवा दिया, क्लास में टीचर तो मेंस एडवांस दोनों के हिसाब से पढ़ाएगा ना। जनवरी में आपका अटेम्प्ट है लेट से, और आपको लग रहा है कि सॉल्ट एनालिसिस, और जनरली बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है याद करनी है, कलर याद रखने हैं, स्मेल और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत लफड़ा है उस चैप्टर में। तो वो बच्चा फिर लास्ट में सोचता है कि मैं इस चैप्टर को छोड़ दूं। छोड़ो मत उसको, ऐसे मान लो कि लैब मैनुअल पढ़ लो। लैब मैनुअल उस टोटल पोर्शन का मेरे हिसाब से जो आप क्लास में पढ़ोगे ना, उसका लेस देन 30% होगा, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये एक चैप्टर है जो आप और ठीक कर सकते हो। आप लोग चैप्टर पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स तो हो भी गया, कैसा लगा? शानदार टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम ऐसा चैप्टर है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। ये वो चैप्टर्स हैं जो जनरली बच्चे जब 12th क्लास में जाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुनते ही, इक्विलिब्रियम का नाम सुनते ही उनकी सांसें चढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यार इन चैप्टर्स में क्या करूं मैं, कैसे कवर करूं उनको, है ना? लेकिन अगर आपके ये टॉपिक्स अच्छे हैं ना, तो मैं आपको बताऊं आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। भाई आपका कॉम्पिटिटर जिस क्वेश्चन को करके आ रहा है और आप भी उस क्वेश्चन को करके आ रहे हो, तो दोनों में फर्क क्या हो? आपकी रैंक कैसे अच्छी बनेगी? आप वो क्वेश्चन भी करके आ रहे हो जो कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा, और वो ये चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास में हो गया, आपका ये इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, आपका ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो गया। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आप अच्छा कमांड करके बाकी लोगों से अपनी रैंक अच्छी कर सकते हो, सुधार। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर ना करें। यस, थर्मोडायनेमिक्स में भी आप लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन पढ़ते हो। मेंस में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मूले पे आते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन आप लोग एंट्रोपी पे बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। रिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज, इरिवर्सिबल में एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, और उसमें भी सिस्टम के लिए अलग, सराउंडिंग के लिए अलग। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एडवांस में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे क्वेश्चन करके जाइए,
और एक जनरल जो फॉर्मूला होता है आइडियल गैस के एंट्रोपी कैलकुलेशन का वो करके जाइए। सराउंडिंग एंट्रोपी आप छोड़ सकते हैं, मेंस के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हो। और ऐसे मानो कि ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर में हर चीज मुश्किल होती है, उसके कुछ एक पार्ट होते हैं जो मुश्किल होते हैं, है ना। जैसे एंट्रोपी वाला भी जो पार्ट है ना, उसमें जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है बहुत परेशान करती है। और अगर मान लो वो पोर्शन आपका, आप एक बार के लिए अगर उसको छोड़ोगे, यार नहीं हो रहा मेरे से, मेरे पास टाइम भी नहीं है, आप उसको छोड़ोगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान लगने लगेगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। बाकी जैसे आपके हार्डनेस पे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ हार्डनेस, मेंस में क्वेश्चंस उस पर बहुत कम पूछे गए। वॉल्यूम H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप लोग कैलकुलेट करते हो, कम क्वेश्चंस पूछे गए। फ्री SO3 इन ओलियम आप लोग मेंस के लिए पढ़ते हो, नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको आप लोग कम 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 करते हुए जो आपको फाइनल एग्जाम में ज्यादा अफेक्ट ना करें, ये कर सकते हो। लेकिन साथ साथ एक चीज मैं और भी बोलूंगा कि अपने टीचर के साथ बैठो। देखो अल्टीमेटली तो वही आपको समझा सकते हैं, मैं तो एक दिन आया ज्ञान देके चला गया, लेकिन आपके जो टीचर्स जो यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सबसे ज्यादा टच में है। ये मत सोचो कि वो लास्ट में क्या सोचेंगे, ये ठीक है, वो आज आपको जानते हैं, और आप अगर इसी वहम में रहोगे कि मैं तो नहीं जाऊंगा सर के पास, मेरे बारे में पता नहीं सर क्या सोचेंगे, मैं सर से क्वेश्चन कैसे पूछूं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने तो सब कुछ करवाया। लेकिन आप उनको अपनी सिचुएशन बताओ कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझे बताओ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर मैं छोड़ूं तब भी मेरा काम चल जाएगा, है ना। तो वहां से आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे। ऑब्वियस है, छोड़ना कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। टीचर एक ये बता सकता है कि यार लास्ट के 10 सालों में ना 2 बार क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते इन टॉपिक से। और जो टॉपिक्स हटाने थे ना, जे मेस ने हटा दिए, वो हाइड्रोजन चैप्टर है, कभी 3-4 साल में क्वेश्चन आता था, हटा दिया उस चैप्टर को। एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्वेश्चन जो आता था वो केमिकल बॉन्डिंग से पूछ लेता था एस ब्लॉक एलिमेंट में, हटा दिया उस चैप्टर को। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं जिनको आप, चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं हटाने की गलती मत करना, और इतने सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड आप हटा भी नहीं पाओगे। लेकिन जो ये टॉपिक्स, जो मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने बताए, आप वहां से चीजों को कम कर सकते हो, और जिससे आपका बर्डन थोड़ा कम हो सकता है, उन पे आप कमांड अच्छी करो। 12th क्लास में जाओ, 12th क्लास में आसानी रहेगी, साथ साथ 12th की अपना 11th क्लास का पोर्शन भी रिवाइज करते रहो, है ना। मुश्किल नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1 साल का टाइम 12th क्लास में सिंसियरली जो बच्चा पढ़ाई करता है, ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कोई टॉप 100 और 50 में रैंक ले आएगा, क्योंकि उसके लिए तो कुछ अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से ना, परफेक्शन की बजाय कि मुझे तो यहीं जाना है, एक डिसेंट कॉलेज भी कोई बुरी चीज नहीं है ना। क्योंकि कॉलेज में पहुंचना ठीक एक अलग बात है, लेकिन कॉलेज से निकल के एक अच्छी जॉब पाना, इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। आपको क्या लगता है कि आप IIT बॉम्बे में पहुंच गए और वहां जाते ही सारा काम आपके लिए कोई थाल में परोस के बैठा है, ये लो नौकरी जी, आप वो साहब आएंगे और उनको ये नौकरी परोस देंगे? ऐसा है? आप लोगों को पता भी नहीं है कि IIT दिल्ली, IIT कानपुर या IIT बॉम्बे, वहां जाने के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आपको आइडिया नहीं। तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ पहुंच गए बस काम चल जाएगा, नहीं, बहुत पढ़ना पड़ेगा वहां पर भी, है ना। तो और ऐसा भी नहीं कि वहां पहुंचने वाले सारे ही लोग जो हैं वो, उनका कुछ नहीं हो पाता, सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ अच्छे बन जाते हैं, नहीं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी निकलेंगे जो अच्छी जगह पे नहीं होंगे। और वहीं पर एक बच्चा जो एवरेज कॉलेज से होगा, कॉलेज में जाके खूब मेहनत करेगा, वो हो सकता है उनके बराबर हो या फिर उनसे आगे भी निकल जाए।